हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं गाउस के नियम के अनुप्रयोगों की। और पहला अनुप्रयोग है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। ठीक है, इससे पहले हमने गाउस का नियम पढ़ा, विद्युत फ्लक्स पढ़ा, गाउस का नियम क्या होता है वो हमने जाना। तो उसके जो अनुप्रयोग हैं, एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ, उसमें पहला एप्लीकेशन है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए बेटा कैसे ज्ञात करते हैं, और ये बोर्ड के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए सबसे पहले हम बनाएंगे अनंत लंबाई का आवेशित तार बनाएंगे, फिर उस पर हमें दिशा ज्ञात करनी है कि उस तार के कारण जो दिशा है विद्युत क्षेत्र की वो किधर निकल के आती है, फिर उसका मान ज्ञात कराएंगे। देखिए बेटा ये कोई भी एक्स वाई तार है अनंत लंबाई का, अनंत लंबाई का आवेशित तार है। अनंत लंबाई का तार क्यों है, अनंत लंबाई का तार किसे कहते हैं, ये देख लीजिए कि जब तार की त्रिज्या लंबाई की अपेक्षा बहुत कम होती है तो उसे अनंत लंबाई का तार कहा जाता है। ठीक है, तो माना एक्स वाई एक आवेशित तार है जिससे r दूरी पर हमें बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बेटा सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बिंदु P से इस तार के मध्य बिंदु पर एक लंब डालेंगे जो O बिंदु पर आकर के मिलता है। देखिए हमने P से एक लंब डाला जो O बिंदु पर आकर के मिलता है, और उसे एक समान धनावेश से आवेशित किया गया है। जो तार है एक्स वाई, इसको एक समान धनावेशित, जो धनावेश है उससे क्या किया गया है, आवेशित किया गया है। बेटा इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस O से ऊपर नीचे समान ऊंचाई पर दो अल्पांश लेंगे। हमने ऊपर नीचे दो अल्पांश लिए, और इन अल्पांशों के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है देखिए बेटा इन अल्पांशों के कारण, ये dl लंबाई के अल्पांश हैं, dl लंबाई है इन अल्पांशों की, और जो तार की जो लंबाई है वो l है। कितनी बेटा, l है। तो इन अल्पांशों के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होती है, ये हो गई dE1 और ये हो गई dE2। तो यहाँ पर बिंदु P पर जो परिमाण है इसका समान है, लेकिन दिशा अलग अलग है। दिशा कैसी है, अलग अलग है। तो इसलिए इसका हम क्या कर लेंगे, घटक कर लेंगे। क्योंकि मैंने आपको कल बताया था जब आवेशित बल के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने ज्ञात की थी पिछले वीडियो लेक्चर में, तो मैंने आपको बताया था कि अल्पांशों के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होती है वो परिमाण में तो समान होती है लेकिन दिशा में अलग अलग होती है। इसलिए उसके हम लोग क्या करते हैं, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज घटक करते हैं। यहाँ पे भी वही स्थिति पैदा हो गई, जो ऊर्ध्वाधर घटक हैं वो परिमाण में तो समान है लेकिन दिशा में क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। इसलिए वे एक दूसरे को क्या करते हैं, निरस्त कर लेते हैं। देखिए बेटा तो यहाँ पर हमने इसके क्या किए, घटक किए। ये हो गया dE1 sin थीटा, और ये हो जाएगा dE2 sin थीटा। ठीक है बेटा, ये एंगल हो गया थीटा, और ये भी क्या हो गया, थीटा हो गया। और इसके जो क्षैतिज घटक हैं dE cos थीटा, और ये भी हो जाएगा dE2 cos थीटा। वो दिशा में और परिमाण में समान होने के कारण आपस में जुड़ जाते हैं। तो देखिए बेटा मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, माना एक्स वाई एल लंबाई का कोई अनंत लंबाई का आवेशित तार है जिसको एकांक धनावेश से आवेशित किया गया है। इस मध्य बिंदु O से ऊपर नीचे हमने दो अल्पांश लिए। इन अल्पांशों के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र परिमाण में समान और दिशा में अलग अलग होने के कारण इसके हमने क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक किए। जो ऊर्ध्वाधर घटक हैं वो परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, और क्षैतिज घटक आपस में दिशा में और परिमाण में समान होने के कारण जुड़ जाते हैं। इसलिए संपूर्ण आवेशित तार के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लंबवत भार की ओर ओपी डायरेक्शन में होती है, लंबवत भार की ओर ओपी दिशा में होती है। ठीक है बेटा, देखिए यहां लिखते हैं हम पहले, माना अनंत लंबाई का
एक आवेशित तार है जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। क्या है? लैम्डा है। हमें तार के मध्य बिंदु O से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है बेटा, तो हमें क्या करनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इस विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करेंगे। टॉपिक है बेटा दिशा ज्ञात करना। तो बेटा मैंने आपको बता दिया है दिशा ज्ञात कैसे करेंगे। हमने मध्य बिंदु O से ऊपर नीचे समान ऊंचाई पर दो अल्पांश A1 और A2 लिए, जिनकी बिंदु P से दूरी कैसी है? समान है। कैसी है? समान। देखिए यहां हमने मध्य बिंदु O के ऊपर नीचे दो अल्पांश A1 व A2 लिए, जिनकी बिंदु P से दूरी समान है। बिंदु P से दूरी समान है। ठीक है ना? अतः इनके कारण P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र परिमाण में समान लेकिन दिशा में विपरीत होने के कारण इसके क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटक करते हैं, जिसमें लंबवत घटक परिमाण में समान व दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर
लेते हैं, जबकि क्षैतिज घटक मान व दिशा में समान होने के कारण आपस में जुड़ जाते हैं। अतः स्पष्ट है, तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लंबवत ओपी दिशा में बाहर की ओर होगी। ठीक है बेटा, देखिए बेटा दोबारा रिपीट कर रहा हूं। हमने इसकी दिशा ज्ञात की तार के कारण, तो आप देखते हैं इस तार के कारण जो डायरेक्शन आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन आ रही है वो ओपी डायरेक्शन में आ रही है, बाहर की ओर आ रही है। तो ये चीज हमने यहाँ पे लिखी है, ध्यान दीजिए। दिशा ज्ञात की हमने कि हमने मध्य बिंदु ओ के ऊपर नीचे दो अल्पांश A1 और A2 लिए, जिनकी बिंदु P से दूरी कैसी है, समान। यहां से ये दूरी और यहां से ये दूरी कैसी है, समान है। अतः इनके कारण P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, ये इस अल्पांश के कारण यहाँ विद्युत क्षेत्र और इस अल्पांश के कारण यहाँ विद्युत क्षेत्र परमाणु में समान लेकिन दिशा में विपरीत होने के कारण, देखो बेटा इसके कारण यहाँ जो मान है और इसके कारण जो मान है वो समान है, लेकिन एक की डायरेक्शन इधर आ रही है और एक की डायरेक्शन इधर आ रही है। दिशा विपरीत होने के कारण मतलब भिन्न भिन्न होने के कारण इसके क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटक कटते हैं, जिसमें लंबवत घटक परमाणु में समान, लंबवत घटक परमाणु में कैसे समान और दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को क्या करते हैं, निरस्त कर लेते हैं। जबकि क्षैतिज घटक मान व दिशा में समान होने के कारण आपस में जुड़ जाते हैं। जो ये क्षैतिज घटक है बेटा, इसका ये वाला जो घटक है क्षैतिज घटक, ये लंबवत घटक परपेंडिकुलर हो गया और ये वाला हॉरिजॉन्टल हो गया। तो ये घटक आपस में क्या कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं। ठीक है बेटा, अतः स्पष्ट है कि संपूर्ण आवेशित तार के कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो लंबवत बाहर की ओर ओपी दिशा में होगी। ठीक है बेटा, तो हमने क्या किया, इसका दिशा ज्ञात कर ली। अब इसका मान ज्ञात करेंगे। ठीक है बेटा, क्या ज्ञात करेंगे, मान ज्ञात करेंगे। देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, देखो ध्यान दीजिए बेटा, विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करेंगे। लिखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। बेटा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करेंगे। ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था कि गाउस के नियम में हमेशा गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो जो आवेशित तार है उसको हमें क्या करना है, किसी बंद पृष्ठ में बंद करना है। किसमें बंद करना है, किसी बंद पृष्ठ में रखना है। और बंद पृष्ठ में आपको बताया था गोलाकार हो सकता है, बेलनाकार हो सकता है और घनाकार हो सकता है। तो बेटा इस आवेशित तार को, जो रेखीय चालक तार है, इसको हम लोग बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ में बंद करेंगे। ठीक है ना, तो देखिए बेटा ध्यान देना, ये कोई XY अनंत लंबाई का
चालक तार हो गया। और इसको हमने क्या किया, किसी बेलनाकार, देखिए बेटा, आर त्रिज्या की एल लंबाई और आर त्रिज्या के किसी बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ में बंद करते हैं बेटा इसको, ठीक है ना। ये इसकी आर त्रिज्या हो गई और इस पर धन आवेश एक समान रूप से वितरित है, ठीक है बेटा। तो एक डायरेक्शन तो यहां पर हो गई, तो एक बिंदु हमने यहां ले लिया, ध्यान दीजिए बेटा, और एक पृष्ठ यहां पर हो जाएगा। ई वेक्टर और डीएस वेक्टर, तो ये हो गया S1 पृष्ठ, इसको बोलेंगे S1 पृष्ठ, ये हो जाएगा S2 पृष्ठ, यहाँ ई वेक्टर और डीएस वेक्टर की डायरेक्शन है। और बेटा एक पृष्ठ यहां पर आ जाएगा, ई वेक्टर और डीएस वेक्टर, ये हो गया S3 पृष्ठ। बेटा देखो यहाँ थीटा इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री है, यहाँ थीटा इक्वल टू कितना है, 0 डिग्री है, और यहाँ थीटा इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री है। देख लीजिए बेटा चित्र को। अब इसका हमें मान ज्ञात करना है। किस तरह से मान ज्ञात करेंगे, तो बेटा मान ज्ञात करने के लिए हम अनंत लंबाई की आवेशित तार को एल लंबाई और आर त्रिज्या के किसी बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ में रख देते हैं। क्या कर देते हैं, रख देते हैं, ठीक है। इस गॉसीय पृष्ठ के 3 पृष्ठ बनते हैं। इस गॉसीय पृष्ठ के कितने पृष्ठ हैं बेटा, 3। 2 तो हो गए वृत्ताकार और एक हो गया वक्र, 2 हो गए वृत्ताकार और एक हो गया वक्र पृष्ठ। तो देखो एल लंबाई का ये बेलन है और आर त्रिज्या इसकी, इसमें हमने क्या किया, तार को रख दिया। क्या कर दिया, तार को। जैसे आपने कोई बेलन लिया और इसमें आपने क्या कर दिया, तार को रख दिया, तो बेटा देखो इसके 2 तो पृष्ठ कैसे हो गई, वृत्ताकार हो गई, और एक कैसा हो गया, वक्र पृष्ठ हो गया, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर एक पृष्ठ हमने यहाँ लिया, एक पृष्ठ यहाँ लिया, ये पूरा वृत्ताकार पृष्ठ, हमने एक अल्पांश पृष्ठ लिया है, ऐसे यहाँ पे एक अल्पांश ले लिया, और एक इस जो वक्र पृष्ठ है इसका एक पृष्ठ हमने इस जगह ले लिया, ठीक है। तो यहाँ थीटा इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री, और यहाँ थीटा इक्वल टू कितना है, 0 डिग्री, और यहाँ थीटा इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री। तो बेटा 3 पृष्ठ हो गए, S1, S2 और S3 लिखेंगे। यहां अनंत लंबाई के तार को एल लंबाई व आर त्रिज्या के किसी बेलनाकार गाउसीय बंद पृष्ठ में रख दिया जाता है। इस गाउसीय बंद पृष्ठ के 3 पृष्ठ हैं, 3 पृष्ठ हैं, 3 पृष्ठ हैं। नंबर 1 देखिए बेटा, S1 वृत्ताकार बंद पृष्ठ, बेटा एक S1 पृष्ठ लिया हमने, वृत्ताकार बंद पृष्ठ है, और यहाँ थीटा 1 इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री। नंबर 2 S2 वक्र पृष्ठ, यहाँ थीटा 2 इक्वल टू कितना है बेटा, 0 डिग्री। देखिए यहाँ थीटा इक्वल टू कितना है, 0 डिग्री है। और नंबर 3 S3 वृत्ताकार बंद पृष्ठ, यहाँ थीटा इक्वल टू कितना है बेटा, 90 डिग्री।
ठीक है बेटा, तो इस पर 3 पृष्ठ हैं। तो संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स आप जानते हैं, होल इंटीग्रेशन ईडीएस कॉस थीटा बराबर कितना होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बेटा, तो देखिए अब हम मान ज्ञात करेंगे। ये चित्र देख लीजिए बेटा एक बार, ठीक है ना। इसकी अब हम कैलकुलेशन करेंगे। देखिए इधर देखेंगे बेटा, नीचे लिख देंगे संपूर्ण गाउसीय पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स बेटा, इससे बंद पृष्ठ के फ्लक्स बाहर निकलेगा। तो आप जानते हैं होल इंटीग्रेशन एस ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा ये संपूर्ण पृष्ठ होल इंटीग्रेशन ईडीएस कॉस थीटा होता है, डॉट आ जाएगा तो कॉस थीटा आ जाएगा, और क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस पृष्ठ के कितने भाग हैं, 3 भाग हैं। कितने भाग हैं, 3। तो देखिए देखो बेटा, इसको लिखेंगे तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर इंटीग्रेशन S1 पृष्ठ के लिए बात करेंगे तो E वेक्टर ईडीएस कॉस थीटा 1 हो जाएगा बेटा, प्लस H2 ईडीएस कॉस थीटा 2 प्लस इंटीग्रेशन H3 ईडीएस कॉस थीटा 3। तो बेटा इनकी वैल्यू रखेंगे अपन लोग। तो देखिए तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर S1 ईडीएस कॉस 90 डिग्री प्लस H2 ईडीएस कॉस 0 डिग्री प्लस इंटीग्रेशन H3 ईडीएस कॉस 90 डिग्री। तो देखिए बेटा कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो देखो एप्सिलॉन नॉट, तो ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए यहां पर H1 ईडीएस इंटू 0 प्लस इंटीग्रेशन H2 ईडीएस, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और इंटीग्रेशन H3 ईडीएस कॉस इंटू 0। तो बेटा ये फंक्शन पूरा 0 और ये वाला फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो देखिए यहां बचा बेटा इंटीग्रेशन H2 और ईडीएस। ठीक है बेटा, तो ये वाला फंक्शन हमें यहां बचा। तो ध्यान दो बेटा इधर, अब ये वाली वैल्यू हमारे पास निकल करके आ गई। तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन H2 और ईडीएस। आप देखिए बेटा, देखिए आवेश घनत्व के कारण देखेंगे समीकरण 1 रेखीय आवेश घनत्व। तो देखो बेटा लैम्डा इक्वल टू होता है Q अपॉन L। तो Q इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा L। तो देखो बेटा यहां देख लीजिए, देखो बेटा इधर, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट देखिए लैम्डा L अपॉन वैल्यू रख देंगे बेटा उठा करके यहां पर एप्सिलॉन नॉट और इंटीग्रेशन H2 ईडीएस। ठीक है बेटा, तो लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट और E को हम बाहर ले लेंगे।
ई को बाहर ले लेंगे तो इंटीग्रेशन ds। तो बेटा ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, l हो जाएगा। देखिए लैम्डा l एप्सिलॉन नॉट ई टू पाई बेटा कितना हो जाएगा, 2 पाई आर एल। 2 पाई आर एल, ध्यान देना 2 पाई आर एल हो गया। देखिए बेटा इधर तो एल से एल क्या हो गया, कैंसिल आउट हो जाएगा। एल से एल क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 पाई आर एल क्यों आया बेटा, बेलन के अंदर रखा हुआ है और बेलन का जो वक्रीय पृष्ठ होता है वो कितना होता है, 2 पाई आर एल। कितना होता है, 2 पाई आर एल। ठीक है ना। देखिए इधर तो लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर ई और 2 पाई आर। थोड़ा ई की वैल्यू हमें याद करनी है तो यहां 1 रखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। ई इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब देखिए बेटा ये वैल्यू निकल के आ गई और आप चाहें तो इसमें ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वैल्यू बन जाएगी 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो बेटा ये निकल के आ गया हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सदिश रूप देखिए बेटा इसका सदिश रूप, तो देखिए बेटा ई वेक्टर बराबर 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर और आर कैप। ये इसका हो गया सदिश रूप, हो गया वेक्टर फॉर्म हो गई बेटा। इसकी क्या हो गई, वेक्टर फॉर्म हो गई। दोबारा देख लीजिए बेटा, मैं समझा देता हूं। हमने जो गाउसीय पृष्ठ लिया था उसके 3 पृष्ठ बने थे, S1, S2 और S3, और सबकी हमने थीटाओं को लिखा था वहां पर, थीटा 1 कितना है, थीटा 2 कितना है, थीटा 3 कितना है। तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट टोटल फ्लक्स, जो टोटल इंटीग्रेशन निकाला था हमने, होल इंटीग्रेशन S ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। तो उसके S के कितने पृष्ठ बने, 3 पृष्ठ बने, S1, S2 और S3। तो देखिए होल इंटीग्रेशन S1 EDS cos थीटा 1 हो गया, दूसरे के लिए S2 EDS cos थीटा 2 हो गया और तीसरे के लिए S3 EDS cos थीटा 3 हो गया। बेटा यही कंडीशन आगे बढ़ाई हमने। तो थीटा 1 की वैल्यू 90 डिग्री, थीटा 2 की वैल्यू 0 डिग्री और थीटा 3 की वैल्यू 90 डिग्री। यही चीज हमने 90 बेटा वैल्यू कितनी होती है 90 की, 0 होती है। इसकी कितनी होती है 1 और इसकी कितनी होती है 0। तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा 0। बचा क्या बेटा, ये वाला इंटीग्रेशन S2 EDS। तो देखो बेटा ये चीज हमने यहाँ पे लिखी दोबारा से, समीकरण 1 बना गया। अब आप जानते हैं कि रेखीय आवेश जो घनत्व होता है, जो लीनियर सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होती है, वो लैम्डा इक्वल टू Q अपॉन एल और Q इक्वल टू आ गया लैम्डा एल। तो ये वैल्यू उठा के बेटा हमने यहाँ रख दी। तो देखिए लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर इंटीग्रेशन EDS। तो बेटा हमने E को बाहर निकाल लिया। अब DS का क्या करना है, समाकलन करना है। तो बेटा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें यूज करना है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका यूज करेंगे, जिस गाउसीय पृष्ठ की हमने कल्पना की है। तो वो कैसा है, बेलनाकार। तो उसका कितना बन गया 2 पाई आर एच, मतलब 2 पाई आर एल हो गया। तो एल से एल क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो ई को हमने ई की वैल्यू निकालनी है तो इसको क्या कर दिया बेटा हमने डिवाइड में रख दिया। तो ये वाली वैल्यू निकल करके आ गई। हमने क्या किया, इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू बन गई हमारी और इसका सदिश रूप बन गया ये वाला। तो अर्थात आप कह सकते हैं अनंत लंबाई की आवेशित चालक तार के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होती है वो ई वेक्टर बराबर 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर होती है बेटा। ठीक है, एक बार इसको देख लीजिए और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये चीज मैंने आपको पहले बता दी है कि पेन कॉपी लेकर बैठे और साथ में वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके आप अपने नोट्स लिख सकते हैं। मैं बिल्कुल ही बेसिक तरीके से, बिल्कुल जीरो लेवल से समझा रहा हूं आपको। ठीक है ना। अब बेटा इसके हम लोग ग्राफ भेजेंगे, आर के लिए क्या ग्राफ बनता है। ठीक है ना, तो देख लीजिए। ठीक है बेटा, तो देखिए आगे। देखिए बेटा पहला ग्राफ बनेगा हमारे पास नंबर 1, ई व आर में ग्राफ। देखो बेटा
एक्स एक्सिस हो गया, ये 0, ये O पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट है इसका। तो E और R, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो उत्पन्न हुई है वो उत्पन्न हुई है 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R। तो बेटा R कैसा है, इज प्रोपोर्शनल है, कैसा है, इज प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर कैसा है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहाँ पर क्या होगा, चरघातांक के रूप से घटता हुआ। तो बेटा ये फंक्शन E को व्यक्त करेगा और ये R को व्यक्त करेगा, डिस्टेंस है ये। तो यहाँ जो फंक्शन बनेगा वो इज प्रोपोर्शनल टू R बनेगा। ठीक है बेटा, ये वाला बनेगा। अब यदि आपको देखिए E व 1/R में, 1/R में ग्राफ ध्यान दो बेटा इधर। तो R के तो कैसा था, ये व्युत्क्रमानुपाती था। R कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती है, लेकिन 1/R के कैसा रहेगा बेटा, समानुपाती रहेगा। 1/R के तो कैसा है, समानुपाती है। तो सीधी कैसी आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी। कैसी आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी। यहां पर देखिए, यहां पर ये एक्स हो गया, O पॉइंट और ये Y पॉइंट, ये E वेक्टर को शो करेगा, ये 1/R को शो कर रहा है बेटा, कंप्लीट। ठीक है ना। तो ये हो गया E इज प्रोपोर्शनल टू 1/R। ठीक है बेटा, तो ये क्या हो गया, हमारे पास ग्राफ हो गए। ठीक है बेटा, तो ये हमने क्या किया, अनंत लंबाई की एक समान आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की। और विद्युत क्षेत्र जो है वो R पर डिपेंड करता है ही नहीं करता, हमने ये भी जाना, ये डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे जैसे दूरी बढ़ती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाती है, कम होती चली जाती है। ठीक है बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।